अब ये ना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम सेंट्रल ऑर्बिट में। 4 क्वेश्चन हो गए होंगे आपके ना। 5वां क्वेश्चन पढ़ो। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ एनी सेंट्रल ऑर्बिट इज 1/nth ऑफ व्हाट इट वुड बी फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट एट द सेम डिस्टेंस। मतलब क्या है, कोई पार्टिकल है वो सेंट्रल ऑर्बिट में मूव करता है, जैसे ये सेंट्रल ऑर्बिट इसमें मूव करता है। इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालते हैं। ये सेंटर ऑफ फोर्स हो गया, आर डिस्टेंस है मान लो। इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो स्मॉल वी है मान लो। इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी, इसके बारे में कुछ दे रखे है, वो बातें ध्यान से पढ़ना। पढ़ो अपने नोट्स में। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट इज 1/nth ऑफ व्हाट इट वुड बी फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट एट द सेम डिस्टेंस। मतलब इस पॉइंट पे इसको सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक सर्कल बना दो, तो उस सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी, अगर वो वेलोसिटी कैपिटल वी है तो स्मॉल वी 1/n टाइम्स ऑफ वी की इक्वल है। क्या गिवन कंडीशन समझ आ गई? एक्चुअल में तो पार्टिकल का पाथ ये सेंट्रल ऑर्बिट है, जो मैंने डार्क सा किया, ये भी जो कर्व सा बना रखा है। इस पोजीशन के ऊपर जब पहुंचा, ये ले लो सेंटर ऑफ फोर्स, आपने ये सेंटर ऑफ फोर्स ले लिया, और इसकी ये डिस्टेंस कितनी आपकी आर है। तो आर डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट पे वेलोसिटी स्मॉल वी आपने कंसिडर कर ली, तो वो स्मॉल वी किसकी इक्वल है? आप इस पॉइंट को सेंटर मान के आर रेडियस का एक सर्कल बना दो, और पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता, फिर इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती वो अगर कैपिटल वी है तो स्मॉल वी 1/n टाइम्स ऑफ कैपिटल वी की इक्वल है। समझ आई ये बात? थी देखना दोबारा, देखो क्या कहा है इसमें। ये कह रहा है जैसे ये सेंट्रल ऑर्बिट है जिसको पार्टिकल फॉलो करता है, ये कोई भी पोजीशन है जहाँ आप डिस्कशन करते हो, ये सेंटर ऑफ फोर्स ले लिया ओ, इस रेडियस को आर मान लो, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को स्मॉल वी लेके चल पड़े, तो स्मॉल वी किसकी इक्वल है कि आप इस आर रेडियस का एक सर्कल बना दो इस ओ को सेंटर मानते हुए, और इस सर्कुलर पाथ में इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती, वो वेलोसिटी अगर कैपिटल वी है ना, तो स्मॉल वी उसकी 1/n टाइम्स है। क्या समझ आ गया? स्मॉल वी कैपिटल वी की कितनी है? 1/n टाइम्स है। एक तो ये बात दे रखी है। सेंट्रल फोर्स निकालना है और इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, चलो बाकी तो वही कैलकुलेशन करनी, फोर्स निकालेंगे और पाथ की इक्वेशन निकाल देंगे, वो आ जाएंगी बातें। लेकिन मेन काम तो इस कैपिटल वी का है। एक कैपिटल वी निकालने के लिए देखो क्या कहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इधर लगा हुआ है, कौन है वो फोर्स? कैपिटल एफ है ना। फोर्स तो कैपिटल एफ या पी जो भी लेके चलो, आप लेके चल पड़ना। सर्कल के केस में ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है ना, ये कौन सी एक्सेलरेशन है? देखो हमने पीछे एक रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बताए थे मैंने आपको, ये चैप्टर जब शुरू किया था तब आर्टिकल नंबर 2 में। रेडियल एक्सेलरेशन होती थी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग रेडियस वेक्टर, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। अब ऐसे दो एक्सेलरेशन और होती हैं, एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरी होती है नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या क्या? टेंजेंशियल और नॉर्मल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट, और नॉर्मल एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल। और ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है जो हमने सिलेक्शन में छोड़ रखा है। जैसे ये सर्कल ही है, आर रेडियस का सर्कल बना रखा है आपने, पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट तो ये हो गया ना, सर्कल के केस में यही है टेंजेंट। तो इस टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा उसे तो बोला करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये नॉर्मल हो गया, तो इस नॉर्मल के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगी उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन है? कैपिटल एफ। तो कुल मिला के ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है कैपिटल एफ। समझ आई ये बात? क्योंकि सर्कल के केस में तो टेंजेंट हो गया जो एरो मैंने बना रखे है, यहाँ देख लो, और ये क्या हो गया? नॉर्मल। तो इस टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/ρ। क्या होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? समझ आ गया? v²/ρ, जहां पर ρ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v²/ρ। ρ है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट कर्व एट दैट पॉइंट। और सर्कल के केस में इस पॉइंट के ऊपर, सर्कल में कहीं पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ρ की वैल्यू निकालो तो रेडियस के बराबर होती है, दैट इज स्मॉल आर।
निकालने के प्रोसीजर तो पढ़े हुए आपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर याद रख सकते हो, सर्कल में रेडियस के बराबर आती है। तो इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ रो की जगह आर ले लेंगे, तो वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल आ जाएगा। ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फर्स्ट चैप्टर से, वी स्क्वायर बाई रो, वी लीनियर वेलोसिटी है, और रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट कर्व एट दैट पॉइंट। और सर्कल के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल रेडियस के बराबर होता है, तो इसकी रेडियस क्या माननी हुई है, आर, तो रो की जगह हम आर ले लेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन में नॉर्मल एक्सेलरेशन है क्या, एफ, तो एफ आपका किसकी इक्वल है, वी स्क्वायर बाई आर की इक्वल है, या यूँ कह दो वी स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया, आर इंटू एफ की। ये बात समझ आ गई, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर इंटू में एफ, ये हम यूज करेंगे। मिटा दूँ मैं इसे, नेक्स्ट पेज पे चले, समझ आ गई ना कैलकुलेशन। तो गिवन कंडीशन ये स्मॉल वी 1/n वी के इक्वल है, और अभी आपने v का स्क्वायर निकाला है, वो किसकी इक्वल है, r इंटू कैपिटल एफ की इक्वल है, कैपिटल वी स्क्वायर इसकी इक्वल है। तो यहाँ से स्मॉल वी स्क्वायर अगर कहते हो तो 1/n स्क्वायर इंटू कैपिटल वी स्क्वायर दैट इज r इंटू में f, ये आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इसकी इक्वल है, और r की जगह अगर u में बदलना चाहो तो f डिवाइडेड बाई यू एन स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी उसने। जो वी स्क्वायर वेलोसिटी है ना, वो इसकी इक्वल है कैपिटल एफ बाई यू इंटू एन स्क्वायर। अब केवल कैलकुलेशन बचे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी थोड़ी ठीक ठाक है, तो उन्हें भी देखना आप ध्यान से। फिर उसके बाद वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लेके चल पड़े आप, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, एच स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में यू स्क्वायर, यही था। इसमें वी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, एफ बाई यू इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में यू स्क्वायर, यही वैल्यूज बन के आ जाएंगी। इनको लेफ्ट राइट में लेके चल पड़ना, एफ बाई यू इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में यू स्क्वायर, यही बन के आ जाएगा। इसे आपके नोट्स में इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा है। अब इसे डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ क्या बनेगा। पहले एफ को थीटा के कर दोगे तो 1/u एच एच डी एफ बाई डी थीटा, यही बन जाएगा 1/u डी एफ बाई डी थीटा। उसके बाद एफ टर्म एच एच लिख देंगे, 1/u का माइनस 1/u स्क्वायर और u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी थीटा। क्या क्या समझ आ गया, प्रूफ रूल लगा दिया, f इंटू 1/u, पहले 1/u एज इट इज f का डेरिवेटिव, फिर f एच एच 1/u का डेरिवेटिव माइनस 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जब डेरिवेटिव करने जाएंगे तो क्या बन के आएंगे वो टर्म्स, एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर तो चला हुआ ही है, इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स डी यू बाई डी थीटा, और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u और डी यू बाई डी थीटा। ठीक है, अब इसमें डी यू बाई डी थीटा से थ्रू आउट ऑफ डिवाइड कर देना इसे, और डी यू बाई डी थीटा से इस पूरे को डिवाइड करके जब लिखोगे, हाँ इसमें डी यू बाई डी थीटा बना लो, देखो क्या चेंज करेगा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम यू के, और यू का कर देते थीटा के, कोई नहीं किया जा सकता है, एफ का तो यू के, यू का थीटा के, चेन रूल लगा दिए एक तरीके से। और अब पूरे को डी यू बाई डी थीटा से डिवाइड कर दो, तो क्या वैल्यूज बन के आएंगी, 1/u डी एफ बाई डी यू माइनस एफ बाई यू स्क्वेयर इक्वल टू 2h स्क्वेयर एन स्क्वेयर इंटू में डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर और प्लस में यू। समझ आ गए यहाँ तक का। अब अपने नोट्स में पढ़ लो आप, इस टर्म को राइट में लेके चला जाएगा, और इसकी जगह ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट जो होती थी, ये किसके बराबर है, एफ बाई एच स्क्वेयर और यू स्क्वेयर के इक्वल है, तो 1/u कैप डी एफ बाई डी यू माइनस एफ बाई यू स्क्वेयर इक्वल टू 2h स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर, और इसकी जगह जो वैल्यूज हम पुट कर देंगे, क्या वैल्यू पुट करोगे इसकी जगह बोलो, कैपिटल एफ बाई एच स्क्वेयर और यू स्क्वेयर, ये एच स्क्वेयर एक बैलेंस हो जाएगा तो 2h स्क्वेयर एफ वगैरह ये बन जाएंगे। ठीक है, इसे अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं।
तो देखो अब आगे जब इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे हम तो ये मिलेगा आपका df बाई du विल बी इक्वल टू 2n स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में f बाई u, इसकी इक्वल आ जाएगा। फिर आप वेरिएबल सेपरेट कर लो तो df बटे में f इक्वल टू 2n स्क्वेयर प्लस 1 इंटू du बाई u, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा log f या इंटीग्रेशन 2n स्क्वेयर प्लस 1 इंटू log ऑफ u, du बाई u का इंटीग्रेशन log u, ये ऊपर पावर में चला जाएगा 2n स्क्वेयर प्लस 1, सभी log में ही है तो कांस्टेंट को भी log c कह देते हैं। log a जमा log b log a भी आ जाएगा, फिर एंटी log ले देगा तो f की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी c इंटू यू की पावर 2n स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, u की जगह आप 1/r रख देंगे तो f की वैल्यू क्या बनेगी c डिवाइडेड बाई r की पावर 2n स्क्वेयर प्लस 1। तो कैपिटल F आपका ये बन के आया, क्या बन के आया समझ आ गया, c डिवाइडेड बाई r की पावर 2n स्क्वेयर प्लस 1। तो ये लॉ ऑफ फोर्स आपका आ ही गया, पहला काम समझ आ गया। अच्छा, लॉ ऑफ फोर्स आने के बाद फिर पाथ की इक्वेशन कैसे निकालनी वो देखो, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी चली हुई थी कौन सी आपके नोट्स में, इक्वेशन नंबर 3 है ना, उसमें कैपिटल F की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ, वो ये है f बाई यू इक्वल टू एच स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर इंटू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर और प्लस में यू स्क्वेयर, ये है। कैपिटल F अभी आया था आपका, वो इसमें रिप्लेस करो, वो इसमें पुट करोगे तो c u की पावर 2n स्क्वेयर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई u इक्वल टू एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर और डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर। अब देखो पाथ निकालने के लिए पहले आप डी यू बाई डी थीटा निकालोगे, फिर वेरिएबल सेपरेट इंटीग्रेट करोगे तो यू और थीटा में रिलेशन आ जाएगी, तो वो पाथ आ गया। या u की जगह आप 1/r पुट कर देना तो r थीटा में आ जाएगी, एक ही बात, वो पाथ की इक्वेशन हो गया। r थीटा में निकालिए चाहिए u थीटा में निकालो। अब आप जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो मैं सीधी यहाँ से लिख देता हूँ, देखो आपको दिखाई दे तो ये आ गई, इसमें पुट कर दी है, इसमें पुट कर दिया, अभी मैंने लिखा ही था ये नोट्स में। इसके बाद का जो काम है देखना, ये हो गया आपका सी यू स्क्वेयर जो भी था, ये एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर इधर लेफ्ट में ले आए, ये एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर थे ना, ये यहाँ से यहाँ लिख दिए। फिर ये टर्म आ गई डी यू बाई डी थीटा, ठीक है, कर लिया जाएगा इतना काम। तो यहाँ से अब देखो डी यू बाई डी थीटा निकालना तो स्क्वेयर रूट लोगे ना, तो यू स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट तो यू बन जाएगा, इस पूरे का स्क्वेयर रूट ले दिया जाएगा। तो क्या टर्म लिख दी उसने यू, ये देखो अब नज़र आ रहा होगा यू, और ये टर्म्स आ जाएंगे। अच्छा, ये स्टेप एक सेकंड में लिख के दिखाता हूँ नीचे से उसने किया क्या, एक्चुअल में इंटीग्रेशन करने के लिए कर रही हैं बस ये सब। ये आया था जो पीछे इक्वेशन चल रही, वो डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर इंटू सी यू की पावर 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर और एन स्क्वेयर और माइनस में 1, ये है। अब देखो यहाँ क्या लिख दिया है, ये तो डी यू बाई डी थीटा था, ये वो तो स्क्वेयर रूट ले दिया, कोई नहीं, स्क्वेयर रूट लोगे तो इधर खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वेयर रूट ये यू ले लिया जाएगा, या पावर 1/2 लिख दी उसने, एक ही बात है। तो ये लिखा उसने डी यू बाई डी थीटा, दिखाई दे ही नहीं रहा, आप ऊपर ही देख लो भाई, देख लो, ये तो डी यू बाई डी थीटा एच सच हो गया, ये यू था स्क्वेयर रूट लेके यू आ गया एच सच, और देखो ये यू की पावर 2n माइनस 2 था ना, ये तो एच सच लिखा हुआ है, और ये जो कांस्टेंट था ना c डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर और एन स्क्वेयर, ये देखो ये बता भी रखे, ये रहा, ध्यान देना, इस कांस्टेंट को a की पावर 2n
अच्छा ये u की पावर कितना था, 2n स्क्वायर है ना, u की पावर 2n स्क्वायर है ये, तो इसे 2n स्क्वायर माइनस 2 ये मान लिया है। क्या लिया, समझ आ गया? बोलो। इस कांस्टेंट को c बाई एच स्क्वायर एन स्क्वायर को ये कंसिडर कर लिया है। मतलब यहां पर आप इससे कंफ्यूज होगे कि ये कहां से आ गया। एक्चुअल में तो चल रहा था ये कांस्टेंट, ये दिख रहा, इस कांस्टेंट को ये फॉर्म मान ली, इस जैसा ही अज्यूम कर लिया है ताकि वो कंबाइंड रूप में एक लिख पाए। देखो फिर आगे कैसे लिखेगा, फिर ये डी यू के बटे लिया आया, इसे यू आ गया, ये सारी टर्म एक साथ लिख दी और इसे होल स्क्वायर की टर्म में बना दिया है ना, होल स्क्वायर। क्योंकि जैसे ये है ना a की पावर 2n स्क्वायर माइनस 2 है, इसे आप लिख सकते हो a की पावर n स्क्वायर माइनस 1 और पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 2 इसके मल्टीपल में आएगा तो 2n स्क्वायर माइनस 2 बनेगा। तो ये इसे कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया है। फिर इस पूरे को क्या पुट कर दिया उसने, टी, सेकेंड टी। याद रखना है थोड़ा सा अलग काम है, बाकी क्वेश्चन से कैलकुलेशन देखो हो नहीं पाएगी। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, इतना काम तो आप कर लोगे। उसके बाद इस कांस्टेंट को जो ज्यूम कर रखा है ना, ये c बाई ये कांस्टेंट है, इसका नाम जो मानना है कौन सा, ये जो ज्यूम कर रखा है a की पावर 2n स्क्वायर माइनस 2 है ना, ये वाली बात। फिर ये होल स्क्वायर बन गया, फिर इस पूरे को सेकेंड टी पुट करेगा, फिर तो डेरिवेटिव आप कर लोगे, सिंपल डेरिवेटिव है, थोड़ा पढ़ोगे ध्यान से आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। डी यू और डी टी में आ जाएगा तो यहाँ से वो वैल्यूज वगैरह निकाल देगा, ठीक है ना। आगे कर लोगे कैलकुलेशन, बस मेन यही स्टेप था आपका। कौन सा स्टेप मेन है, ये वाला जिसमें कॉन्स्टेंट को ये जूम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यही बताता हूँ, जो जरूरत होगी वो देख लेंगे हम। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास डिस्क्राइब्स एन इक्विएंगुलर स्पाइरल ऑफ एंगल अल्फा अंडर ए फोर्स विच इज ऑलवेज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन। जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन, ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू द पोल ऑफ द स्पाइरल। फोर्स है ना वो कहां पर, ये देखने वाली बात है। देखो ये जैसे सेंट्रल ऑर्बिट है, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, ये सेंटर ऑफ फोर्स हो गया, ये हो गया, ये भी सेंटर ऑफ फोर्स ले लिया आपने, ये पोजीशन हो गया। पार्टिकल यहां पर भी जाएगा, पार्टिकल तो हर जगह ही जाएगा, लेकिन उसने क्या लिखा, अंडर ए फोर्स विच इज ऑलवेज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू द पोल ऑफ द स्पाइरल। हाँ, अब इस केस में क्या है, पोल, स्पाइरल किस टाइप की शेप होती है, एलिक्स। जैसे एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दो, या ये जो है ना, ये नजर आ रहा है, ये स्पाइरल ही है, ये कर, ये स्पाइरल ही है, ठीक है। तो ये जो स्पाइरल जो आप लेके चल रहे हो, उस स्पाइरल के पोल, पोल का मतलब होता है सेंटर या ओरिजिन, ठीक है। उस पोल परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू द पोल ऑफ द स्पाइरल। पार्टिकल है वो स्पाइरल के अलोंग मूव कर रहा है, जैसे पार्टिकल यहाँ है स्पाइरल पे, ये पोल हो गया। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, उस लाइन के परपेंडिकुलर है फोर्स। क्या है, फोर्स है परपेंडिकुलर है। फोर्स परपेंडिकुलर होने का हम लोग कुल मिला के एक तरीके से हम सिचुएशन बनाए ना, तो फोर्स इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और एक्चुअल जो फोर्स है वो अगर इसके परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स का इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, जीरो। और ये कौन सा कंपोनेंट होता है, रेडियल कंपोनेंट, रेडियस वेक्टर है ना, वे पार्टिकल को पोल से ज्वाइन करोगे तो रेडियस वेक्टर है, तो रेडियस वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट है वो जीरो बनेगा। और रेडियस वेक्टर के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट है वो क्या होती थी, रेडियल एक्सेलेरेशन। तो कुल मिला के रेडियल एक्सेलेरेशन जीरो दे रखी है, समझ आइए बात। जो रिजल्टेंट फोर्स एफ होता था ना, वो है ट्रांसवर्स वाला, ट्रांसवर्स होता था रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो कैपिटल एफ तो आ जाएगी ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन के इक्वल, और जो रेडियल एक्सेलेरेशन है वो क्या ले लेंगे, जीरो, फिर कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। तो देखो ये है, ये रेडियल एक्सेलेरेशन का ही फॉर्मूला होता था। अच्छा, पहले तो ये इक्विएंगुलर स्पाइरल, ये स्पाइरल की इक्वेशन याद रखनी है, आर इक्वल टू ए की पावर थीटा कोट अल्फा, फिर ये डेरिवेटिव वगैरह की आप कर लोगे। फिर सिंस फोर्स इज एक्टिंग ओनली इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, देयरफॉर रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इज जीरो, और ये है रेडियल एक्सेलेरेशन, ये जीरो ले लेंगे बस, फिर यहीं से डेरिवेटिव वगैरह निकालता रहेगा, ठीक है ना। आगे तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। जो इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट काम आपको वो समझ आ गया, फिर देखो थोड़ा और बता भी देता हूँ मैं कैलकुलेशन। देखना कैलकुलेशन में तो क्या किया है, ये डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर नीचे डी आर बाई डी टी होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव,
तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ दिस, और इधर इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी टी तो कट जाएंगे ये, और डी आर बटे आर आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन log आर, कॉन्स्टेंट को भी log सी कह दो, फिर एंटी log, फिर तो आगे कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे ना, आगे के काम में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये लास्ट में चल के जो लिखा हुआ है रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया पूछ रहा होगा, तो वो क्या होता था, एरियल वेलोसिटी होती थी h/2, क्या लिखा मैंने h/2, और h होता था आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, तो h की जगह ये आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी रख दिया, 1/2, और डी थीटा बाई डी टी ऊपर क्वेश्चन में आ चुका, वो लिख रखे ना, क्वेश्चन नंबर 3 से पुट कर देना उसे। फिर 7th क्वेश्चन है वो सिंपल सा ही है, उसे आप पढ़ लोगे आराम से, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं, 2-3 लाइनें हैं। 8th क्वेश्चन को देखो, ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स, डिस्क्राइब ए सर्कल थ्रू द सेंटर ऑफ फोर्स, मतलब सर्कुलर फॉर्म में है, तो ये सर्कल की ये इक्वेशन याद रख लेना पोलर फॉर्म में, r इक्वल टू 2a कोस थीटा, बस ये कुछ नया काम है, बाकी हो जाएगा। क्या इक्वेशन सर्कल की, r इक्वल टू 2a कोस थीटा, r की जगह फिर क्या ले दोगे 1/u, तो यहाँ से u की वैल्यू निकालेगा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद क्या निकालोगे सेकेंड डेरिवेटिव, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की होती थी, इसमें पुट कर देंगे, फिर ये लॉ ऑफ फोर्स आपकी, लॉ ऑफ फोर्स क्या है, d2u बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस u इक्वल टू एफ बाई एच स्क्वेयर और यू स्क्वेयर, तो एफ बाई एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर आ गया, और डी टी यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इसकी इक्वल हो गया 8a स्क्वेयर इंटू यू क्यू, ये पुट कर देना यहाँ पर, तो इसी की कैलकुलेशन करोगे, u की जगह 1/r, तो लॉ ऑफ फोर्स आ जाएगी, ठीक है ना, हो जाएंगे फिर आसान क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए, वो आप पढ़ पाओगे, ईजी हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उसके आर्टिकल्स करवाता हूँ। जो अगला टॉपिक हमारा है उसके आर्टिकल पढ़ लेते हैं ऐप से। देखो कई बार तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जैसे एक तो आर्टिकल आना ही है, जो 8 आर्टिकल आपने पढ़े नहीं सेंट्रल ऑर्बिट के, एक उन आर्टिकल में से आ जाएगा, एक ये 8-10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 तो हमने कर लिए, 2 और हैं, 2-3 और हूँ, आप अपने आप पढ़ लेना, 2 ही हैं वैसे, ठीक है, वो अपने आप कर लेना, तो होता ही नहीं में से दे दे, और नहीं तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक ऐप से है इसमें से तो ज़रूर बना ही देगा कंप्लीट। कैपलर ला मैं थोड़ा करवाऊँगा, उसे करे तो आप कर लेना, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। एप्से के बारे में सुनो, देखो एप्से क्या होता है। एप्से इज ए पॉइंट इन सेंट्रल ऑर्बिट एट विच रेडियस वेक्टर ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स टू द ऑर्बिट हैज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, कोरस्पॉन्डिंग रेडियस वेक्टर इज नोन एज एप्से लाइन। लिख में नहीं रहा, एप्से इज ए पॉइंट इन सेंट्रल ऑर्बिट, पॉइंट इन ए सेंट्रल ऑर्बिट at which, point in central orbit at which radius vector is minimum or maximum, radius vector is minimum or maximum। क्या कहा, समझ आ गया। एप से सेंट्रल ऑर्बिट में उस पॉइंट को बोल लेंगे जहां पर रेडियस वेक्टर या तो मिनिमम हो या क्या हो मैक्सिमम हो, उस पॉइंट को हम एप से पॉइंट बोल देंगे, और उस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे बोलेंगे एप्सिडल या एप्से लाइन, एप्से लाइन, और एप्से की सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे एप्सिडल डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, एप्सिडल डिस्टेंस। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि जनरली हम जो कैपिलर लॉज पढ़ेंगे उसमें प्लेनेटरी मोशन का ही डिस्कशन करेंगे, तो प्लेनेट्स अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, अपने छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है। जैसे इलिप्स बना दी, इस इलिप्स का ये आप फोकस ले लो, 2 फोकस होते, कौन सा एक कंसिडर करो। फोकस पे तो सन प्लेस्ड है और ये प्लेनेट है, जैसे अर्थ ही कंसिडर कर लो तो राउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगी, अर्थ यहाँ पर जाएगी, ऐसे ऐसे ये इधर इधर जाता रहेगा, ठीक है। तो ये रेडियस वेक्टर है, इसे सेंट्रल ऑर्बिट में जो पार्टिकल या अर्थ जो भी प्लेनेट मूव कर रहा है अराउंड द सन, ये होगा सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये ऐसे अलग अलग ये रेडियस वेक्टर आते रहेंगे। तो क्या लिखा, पॉइंट इन सेंट्रल ऑर्बिट, इस सेंट्रल ऑर्बिट में उन पॉइंट्स को वे रेडियस वेक्टर इज मिनिमम और मैक्सिमम, या तो मिनिमम हो या मैक्सिमम। तो ऐसे कौन से 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है जहां पर ये रेडियस वेक्टर मिनिमम होगी, और एक ये पोजीशन है जहां पर ये रेडियस वेक्टर क्या है, मैक्सिमम है,
ठीक है ना, यही होंगे। जो दिखने में ये भी कम है लेकिन एक्चुअल में ये दो पोजीशन आएंगे। ये तो वो जो मिनिमम है, तो ये भी एक एप्से पॉइंट है और ये भी क्या है कि एप्से पॉइंट। मतलब आप इलिप्टिकल मोशन में अगर जिक्र करो तो दो एप्से पॉइंट है, और इस एप्से को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे एप्से लाइन बोल देंगे, और ये जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है ना इसे बोलेंगे एप्सिडल डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? एप्सिडल डिस्टेंस। जैसे ये भी एप्सिडल डिस्टेंस है और ये भी एक एप्सिडल डिस्टेंस है। ये फर्स्ट एप्से, ये सेकंड एप्से है। और जो दो कंजक्टिव एप्से लाइंस होगी उनके बीच में जो एंगल है उसे एप्सिडल एंगल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? उसे एप्सिडल एंगल। तो तीन डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी हुई है। क्या क्या? एप्से इज ए पॉइंट इन सेंट्रल ऑर्बिट एट विच रेडियस वेक्टर इज मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे इलिप्टिकल मोशन में अगर आप जिक्र करो तो ये एक एप्से पॉइंट है और ये भी एक एप्से पॉइंट है। यहाँ रेडियस वेक्टर मिनिमम और यहाँ रेडियस वेक्टर मैक्सिमम है, तो दो एप्से पॉइंट्स हैं। और एप्से को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलेंगे एप्सिडल लाइन, और एप्से की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो होगी एप्सिडल डिस्टेंस, और दो कंजक्टिव एप्से लाइंस के बीच जो एंगल है उसे बोल देंगे एप्सिडल एंगल। क्या बोला जाएगा? उसे एप्सिडल एंगल। क्लियर है? अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1 पे चलते हैं। देखो क्या है, नेक्स्ट पेज पे निकाल लेता हूं मैं। आर्टिकल 1, 3 आर्टिकल नहीं एप्से के, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एक टाइप के हैं, 2 क्वेश्चन कर लिए तो सारे वैसे ही, लेकिन एक बार प्रैक्टिस आपको सभी की करनी है और मैं करवा भी दूंगा आपको मैक्सिमम। आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा? एट एन एप्से द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। एट एन एप्से मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ particle is perpendicular to radius vector। क्या का स्टेटमेंट समझ आ गई? एट एन एप्से मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, कि एप्से के ऊपर जो पार्टिकल की मोशन है ना वो किसके परपेंडिकुलर होगी? रेडियस वेक्टर। देखो जनरली अगर आप कहो, वैसे इस डायग्राम में देखे तो ये बात हो ही रही है, लेकिन आपको जनरल प्रूफ देना है। ये था आपका सेंटर, ये एप्से पॉइंट था, तो ये तो रेडियस वेक्टर होगी। और मोशन, मतलब मोशन का मतलब वेलोसिटी भी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी देखा जाएगा ना, किसी भी कर्व के लिए कैसा ही पाथ हो, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके लॉन्ग होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी देखे तो यहाँ टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, तो ये तो होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये क्या है? आपकी रेडियस वेक्टर। तो ये मोशन और रेडियस वेक्टर क्या हो गए? परपेंडिकुलर। यही प्रूव करना था, मोशन किसके परपेंडिकुलर है? रेडियस वेक्टर के। ठीक है, लेकिन आपको इस बात को जनरल प्रूफ देना है, क्योंकि ये तो हमने इलिप्स का एक पर्टिकुलर केस ले लिया। अब ऊपर ये थोड़ी ना कहा कि इलिप्टिकल ही होगी, तो वैसे कह रहा है कि आप कोई भी एप्से लोगे ना तो एप्से के ऊपर जो टेंजेंट है और रेडियस वेक्टर वो परपेंडिकुलर होंगे। और देखो जनरल कोई भी कर्व आप लेके चल पड़ो, जैसे ये कर्व है, ये कोई भी पॉइंट पी था जहां आप डिस्कशन करते हो, ये आपने सेंटर ले लिया हो, यहां से इसे मिलाओगे तो ये तो रेडियस वेक्टर आर आ गई। इस पॉइंट के ऊपर आप ये ड्रा करते हो टेंजेंट, तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस वेक्टर है। टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल है वो एंगल क्या होता है? एक्चुअल में फाई होता है। तो फाई या 90 तो नहीं है ना। इस केस में ये रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो मोशन इस परपेंडिकुलर होगी, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो आप क्या करते थे? और ये इनिशियल लाइन वगैरह ले लो एक्स, फिर ओरिजिन से इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। उस परपेंडिकुलर की लेंथ को क्या बोला करते? पी। क्या बोलते थे? पी। स्मॉल पी क्या होती थी बोलना? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्या बताओ? स्मॉल पी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो कुल मिला के पी आर की इक्वल लेकर के आना है। पी और आर अगर इक्वल होगी तो पी तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ही, ये तो डेफिनेशन ही थी, और पी और आर की इक्वल होगा, तो आर किसके परपेंडिकुलर होगा? टेंजेंट के। टेंजेंट का मतलब किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ मोशन। दोबारा बताऊं, यह समझ आ गई? आपको क्या प्रूव करना है कि एप्से के ऊपर रेडियस वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? मोशन। ध्यान से सुनो, मोशन का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके अलोंग होगी? टेंजेंट के अलोंग। तो यूं को रेडियस वेक्टर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये रेडियस वेक्टर, ये टेंजेंट है, हमेशा परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है। तो इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते थे उसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या थी? स्मॉल पी।
तो जब स्मॉल पी और आर बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब पी तो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, पी क्योंकि आर की इक्वल है तो यूं बोल दोगे आर परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, और टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कुल मिला के आपको इतना काम समझ आ गया। इस आर्टिकल में जो प्रूव करना है वो क्या है कि पी और आर क्या होंगे, इक्वल। एफ से पे पी और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये बात प्रूव करनी है। समझ आई कई बातें। एफ से के ऊपर पी किसकी इक्वल होगा, आर के। दूसरी बात सुनो, जब एफ से का जिक्र करते हो तो एफ से की डेफिनेशन क्या है, एफ से वो पॉइंट होता है जहां पर वैल्यू या तो मैक्सिमम हो गया मिनिमम, और जैसे आर आप थीटा का फंक्शन लेके चलते हो और इसके मैक्सिमम मिनिमा जहां निकलते हैं वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनता है, जीरो। हाँ यू में लो तो डी यू बाई डी थीटा को जीरो ले लेना, और आर और थीटा में लो तो डी आर बाई डी थीटा जीरो। ये तो आपने 12th क्लास से पढ़ा है जब मैक्सिमम मिनिमा शुरू किया था। एफ से की डेफिनेशन है जहां पर रेडियस वेक्टर मिनिमम या मैक्सिमम होगा और आर थीटा का फंक्शन है और डी आर बाई डी थीटा मैक्सिमा या मिनिमा मिलेंगे तो वहां पर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। क्या का बोलना, मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना डी आर बाई डी थीटा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। और डिफरेंस अब टू प्रूव ये करना है आपको, ये टू प्रूव करना है, ये कंडीशन है एफ से की डेफिनेशन से। ये है कहां से समझ आ गया, एफ से की डेफिनेशन से। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एक लिखी थी आपने, 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर की पावर 4 और डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। रिजल्ट फ्रॉम कैलकुलस था, ये सेकंड आर्टिकल के स्टार्टिंग में लिखा था। अब अपने नोट्स में पढ़ोगे तो इसको यू में बदलेगा, कोई जरूरत ही नहीं है बदलने की। एफ से की ये कंडीशन यूज कर दो, डी आर बाई डी थीटा जीरो, तो ये जीरो बन जाएगा। तो 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर, या कह दो पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, पी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पी किसकी इक्वल हो गया, आर की, बस। और पी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट, और वो रेडियस के बराबर है, तो रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट, और टेंजेंट किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। कर लोगे ना, बस इतनी कैलकुलेशन करनी है, स्टेटमेंट है मेन समझने की। सेकंड जो आर्टिकल है इसका उसे पढ़ो, देखो क्या करे। आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा है देखने ध्यान से। इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन p इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, p ले लो, दैट डिपेंड्स ऑन r ओनली। p केवल किस पे डिपेंड करती है, r पे। मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एक्सेलरेशन कहोगे ना तो वो केवल r पे डिपेंड करती है, बस ये गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि देयर आर ओनली टू एब्सिडल डिस्टेंसेस। टू प्रूव क्या है, ओनली टू एब्सिडल डिस्टेंसेस। एब्सिडल डिस्टेंस क्या होती थी, एफ से की सेंटर से जो डिस्टेंस हो उसे एब्सिडल डिस्टेंस बोलते थे। किसकी, एफ से की सेंटर से जो डिस्टेंस हो उसे एब्सिडल डिस्टेंस बोलते थे। तो क्या कहा, सेंट्रल एक्सेलरेशन p डिपेंड्स ऑन r ओनली, कि p केवल किस पे डिपेंड करती है, r पे। तो ये प्रूव करो कि केवल दो एब्सिडल डिस्टेंस होंगी, देयर आर ओनली टू एब्सिडल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देने में ना सबसे पहले एक कैलकुलेशन करिए, वो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ क्या है। और इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन की जा रही है ना वो एफ से के हर क्वेश्चन में करेंगे। एफ से के जो कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए ना उसमें उतना काम कर दोगे तो भी 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो काम कॉमन है। डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर और यू स्क्वेयर। डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इक्वल टू पी बाई एच स्क्वेयर और यू स्क्वेयर। एच स्क्वेयर इधर ले आए, ये डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर और प्लस में यू इक्वल टू पी बाई यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई both sides by 2 du by d theta and integrate। दोनों तरफ 2 du by d theta से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो तो क्या बन जाएगा, h स्क्वेयर 2 du by d theta और d2u by d theta स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां भी 2u
डी यू बाई डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दिया आपने थीटा के इसका भी, और उधर भी पी बाई यू स्केयर है टू डी यू बाई डी थीटा और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या क्या समझ आ गया? हर टर्म को टू डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट कर दिया। ये फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, तो इसकी पावर 2 होगी, नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा एच स्केयर और डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर। समझ आया क्या किया? ये तो फंक्शन साथ में डेरिवेटिव, तो इसकी पावर 2 डिवाइड बाई 2, 2 साथ में है, वो बैलेंस। यहाँ ये फंक्शन साथ में इसका क्या है डेरिवेटिव, या यूं को ये इसे काट दो यू डी यू, तो 2 यू स्केयर बाई 2, 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा यू स्केयर आ जाएगा। और उधर जो है डी थीटा कट के आप क्या वैल्यूज रख सकते हो, 2 चलो बाहर लिख सकता हूं मैं, पी डिवाइडेड बाई यू स्केयर और डी यू, और पी दे रखा होगा तो वैल्यू पुट कर सकते, इतना ही आएगा। और ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला होता था? वेलोसिटी का। तो यहां से वी स्केयर इक्वल टू, ये वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, 2 टाइम्स पी बाई यू स्केयर और डी यू, ये बन जाएगा। ठीक है, ये यू को अगर आप आर में बदलना चाहो तो ये कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हो, यू इक्वल टू 1 बाई आर, तो डी यू बाई डी थीटा अगर निकालना हो तो -1 बाई आर स्केयर और डी आर बाई डी थीटा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज आप पुट कर देना, 2 टाइम्स तो चल ही रहा था, पी हो गया, यू की जगह 1 बाई आर, तो ऊपर आर स्केयर बन जाएगा, डी यू बाई डी थीटा की जगह वैल्यू पुट करोगे आप तो ये बन जाएंगी ये -1 बाई आर स्केयर, माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, आर स्केयर इससे कट जाएगा और डी आर बाई डी थीटा। तो ये कट पिट के जो आएगा, मैं एक बार दोबारा यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, या नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। देखो कैलकुलेशन समझ आएगी होगी ना आपको, वी स्केयर निकाला है हमने, हो जाएगा ना ये। एफ से के सभी क्वेश्चन में ये काम करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चले, एच स्क्वेयर को इधर ले आया, 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट कर देना है, तो ये वेलोसिटी बनेगी, इधर जो भी आएगा वो आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन पर्टिकुलर प्रॉब्लम में काम करोगे तो पी की वैल्यू दे रखी होगी, उसे और पुट कर देना। अब जनरल डिस्कशन है तो यहाँ पर पी का पी रहने देंगे। तो देखिए वी स्क्वेयर की जो वैल्यू बन के आई है ना लास्ट में, वो ये बन के आ गई वी इक्वल टू -2 टाइम्स इंटीग्रेशन पी डी आर और प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, ये वी बन के आ गया। तो देखो गिवन कंडीशन तो ये थी एक, और दूसरी कंडीशन यहां से आ गई कि जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो केवल किस पे डिपेंड करती है, आर पे, और वी किसकी टर्म में आया है, वी स्क्वेयर है, वी स्क्वेयर किसकी टर्म में आया, पी की टर्म में, पी केवल आर पे डिपेंड करता है, तो इससे यू भी कह सकते हैं वी डिपेंड्स ओनली ऑन आर, डिपेंड्स ओनली ऑन आर। मतलब उस ऑर्बिट में कहीं पर भी अगर आप वेलोसिटी को देखो और फोर्स को देखो तो वो केवल आर पे डिपेंड करेंगे। तो हमारा प्रूफ देखो कैसे पूरा होगा, ध्यान से सुनना है मेरी बातें, आगे जो वर्ड्स में लिख रखी कहानी उसका मीनिंग मैं बता देता हूँ, पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या कहा उसने। टू प्रूव ये करना था कि देर आर ओनली 2 एब्सिडल डिस्टेंसेज, कि केवल 2 एब्सिडल डिस्टेंसेज होंगे, ये प्रूव करना है। जैसे पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, और सपोज ये कोई एफ से पॉइंट आपका, क्या ये एफ से, ये सेंटर है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये एफ से लाइन होगी, या ये एब्सिडल डिस्टेंस होगी, क्या होगी ये एब्सिडल डिस्टेंस, फर्स्ट एब्सिडल डिस्टेंस बोल देता हूँ मैं इसे, पूरा लिख नहीं रहा। एब्सिडल डिस्टेंस का मतलब समझ आ गई, एफ से लिया, ये सेंटर है। अब पार्टिकल पाथ जैसे पार्टिकल का ये है, अब पार्टिकल ची नीचे से आए, चाहिए ऊपर से आ रहा हो, जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा ना, देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, अपवर्ड में डाउनवर्ड में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो गिवन ये कंडीशंस आई इनसे मैं बातें कर रहा हूं, सुनना कि पार्टिकल जब इस एप्से के ऊपर पहुंचेगा, वो चीज नीचे से आया हो, चीज मूव करता हुआ ऊपर से आया हो, जब यहां पहुंचेगा तो उसके पास सेम वेलोसिटी होगी, सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, आर पे, तो चाहिए वो इधर से पहुंचा हो तब भी आर तो उतना ही हो जाएगा, और इधर से पहुंचा है तब भी आर उतना ही है। तो इस पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर फोर्स भी सेम होगा और वेलोसिटी भी सेम होगी। तो अगर मान लो यहां से चला वो इधर पहुंचा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी और फोर्स है, तो वो ऊपर किसी पाथ को फॉलो कर देगा। मान लो इस पाथ को फॉलो किया, यार यहां कोई सेकंड एप से आ गया, इसको मैं यहां से मिला देता हूं, तो ये सेकंड एप्सिडल डिस्टेंस होगी आपकी।
एब्सोल्यूट डिस्टेंस से कंफ्यूज मत हो, एक बार अच्छे से याद रख लो। एब्सोल्यूट डिस्टेंस होती है डिस्टेंस ऑफ एफ से फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, ये सेकंड एफ से, तो ये सेकंड एब्सोल्यूट डिस्टेंस आ गई। अब काम की बात जो है वो सुनो। अब जैसे ऊपर जैसा पाथ फॉलो किया ना, नीचे भी वैसा ही पाथ फॉलो करेगा ये। क्यों? क्योंकि भाई उधर से मूव करता हुआ जब यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सेम है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम है तो पाथ भी सेम होना चाहिए। जब सिचुएशन ही सब कुछ सेम है, नीचे से आया वो नीचे से गया तो ऊपर ऐसा पाथ फॉलो कर दिया, अब ऊपर से इधर पहुंचेगा तो यहाँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या, आप कहीं भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट के ऊपर से पार्टिकल इधर से मूव करे, इधर से मूव करता हुआ आए, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो उसकी पी और वी क्या होंगी, सेम। इधर से आने में भी जितनी पी वी हैं और इधर से आने में भी जितना पी और वी हैं वो सेम है। पी का मतलब फोर्स या एक्सेलरेशन, एक टाइप का फोर्स ही है, फोर्स पर यूनिट मास, और वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो ऊपर जैसा पाथ फॉलो कर दिया है, ऐसे नीचे भी वैसा ही पाथ फॉलो करेगा। और मान लो ये एफ से आ गया कोई, और ये पाथ सेम होंगे तो ये एरिया और ये एरिया ट्रेस्ड इक्वल आने चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगी, सेकेंड। ये एफ से का नाम कुछ और बोल सकते हो, लेकिन लेंथ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर, तभी तो ये फिगर और ये फिगर क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। ये पूरा का पूरा फिगर है ना, ये रीजन और ये रीजन डिट्टो है, सेम है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो ये लाइन तो कॉमन होएगी, तो ये क्या होनी चाहिए, सेम। अब ऐसे जैसे इससे आगे मूव करेगा तो ऊपर जैसा बना दिया, नीचे भी वैसा ही बनेगा, तो यहां पर चल के मान लो उसको फिर एफ से मिल गया, तो ये सेम होनी चाहिए। इसके अबाउट सिमेट्री का तो ये 1 है, तो ये दोबारा क्या आएगी, 1। तो मतलब एब्सोल्यूट डिस्टेंस केवल कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी। समझ आ गई क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है, दोबारा बताऊं, फिर सुनो एक बार, फिर करते हैं इसे। अभी जो ऊपर आपने कैलकुलेशन करी, उन कैलकुलेशन में ये प्रूव किया जो P और V है ना, वो केवल किस पे डिपेंड करते हैं, R पे। ये P लिख रखा है, ऐसे V भी आया था, वो भी केवल R पे डिपेंड करता है। पार्टिकल किसी भी जगह होगा तो केवल डिस्टेंस देखनी है सेंटर से। तो जैसे इस पाथ को फॉलो कर रहा था, ये मान लो कोई एफ से पॉइंट आ गया आपका, ये सेंटर ऑफ फोर्स लिया था हमने, ये एफ से, ये आपकी एब्सोल्यूट डिस्टेंस होगी। अब पार्टिकल जैसे ऊपर मूव करता हुआ जाए, ची नीचे मूव करे, इधर मूव करे, इधर मूव करे, उसके पास उतनी एक्सेलरेशन, उतनी वेलोसिटी है। तो इधर अगर पाथ उसने फॉलो कर दिया, मान लो इस टाइप का, ये कोई एफ से आ गया, ये सेकंड एब्सोल्यूट डिस्टेंस होगी, तो इधर जो शेप बनेगी ना, वो इसकी क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन तो सेम है, उधर मूव करे, इधर मूव करे, वो तो सेम है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो पाथ फॉलोड भी सेम होना चाहिए। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम होंगे, तभी होंगे जब ये सेकंड है, तो इधर भी क्या होगी, सेकंड ही हो। फिर आगे जाएगा, जैसे इधर मान लो नीचे मूव करने लग गया, ठीक है, तो इधर से आता इस पॉइंट के ऊपर, तो फोर्स और एक्सेलरेशन, वो पी तो एक्सेलरेशन ही है और वी सेम है, तो इधर जो पाथ फॉलो कर दिया, इधर भी ऐसा ही फिगर बनना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब ये 1 है, तो ये भी क्या होगी, 1। ये तो सेकंड है, इसके नजदीक लिख लो, ये फर्स्ट। तो मतलब कुल मिला के एब्सोल्यूट डिस्टेंस 2 ही आएंगी, 1 और 2। एब्सोल्यूट डिस्टेंस क्या होती है, एफ से की सेंटर से डिस्टेंस, एफ से तो ये हो गया, अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन उन एफ से पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस देखोगे ना, तो उसकी 2 ही चॉइस हैं, तो लिख देंगे देयर आर ओनली 2 एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस। कर लोगे ना। मतलब इस आर्टिकल में कैलकुलेशन कम करनी है, बातें ज़्यादा करनी है। कैलकुलेशन तो एक छोटी सी है, बस वेलोसिटी निकाल के दिखा देनी है, और ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या इसके लिए, 2du/d से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट कर देना है। एफ से का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो क्या करोगे, 2du/d से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की लिख करके। अब आर्टिकल नंबर 3 और है, वो सुनो, देखो इसके, फिर इसके आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे आपके। टू प्रूव एनालिटिकली मीन सबकी बार आपको मैथमेटिकली इस बात का प्रूफ देना है। वेहन सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज, सेंट्रल एक्सेलरेशन P वेरीज एट सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस। स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा, सुनना ध्यान से। सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज एट सम इंटीग्रल पावर ऑफ डिस्टेंस, P इसके प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाओगे, मतलब सिंबल को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसका नाम म्यू रख दिया, और आर के बजाय यू में लिखना चाहो तो म्यू बाई यू की पावर एन, म्यू और यू में फर्क बनाए रखना। तो ये सेंट्रल एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, गिवन कंडीशन ये है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एट मोस्ट 2 एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस, गिवन क्या समझ आ गया, ये टू प्रूव ये है कि देयर आर एट मोस्ट 2 एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस,
देर आर एट मोस्ट 2 एप्सिडल डिस्टेंसेस, कि मैक्सिमम 2 एप्सिडल डिस्टेंसेस हो सकती हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें भी काम तो वही किया उसने पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट ले लो, एच स्क्वायर इंटू डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस में यू इक्वल टू पी बाई यू स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट ले ली पीडल फॉर्म में। अब इसे वही 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट कर लेना। मैं सीधा लिख देता हूँ, क्या क्या समझ आ गया? 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये बनेगा एच स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर, और यहाँ 2 डी यू बाई डी थीटा से जब मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट करोगे तो वो करके दिखा देता हूँ। 2 डी यू बाई डी थीटा पी बाई यू स्क्वायर, पी की जगह क्या वैल्यू है? म्यू बाई यू की पावर एन और यू स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन थीटा की, ये करना है। तो देखो ये क्या बनेगा, 2 म्यू तो कांस्टेंट आएगा आपका, डी थीटा से डी थीटा काट देते, यू की पावर एन प्लस 2 ऊपर ले गए तो माइनस एन प्लस 2 और डी यू, ये बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर लेना आप, तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स म्यू तो है ही, पावर एक जुड़ेगी, एक ऐड होगा तो क्या बनेगा? माइनस एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस 1, ये आ जाएगा। प्लस में सम कांस्टेंट C1 या C जो भी आप लिखना चाहो लिख देना, और इधर ये चली रहा है एच स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में यू स्क्वायर। समझ आ गई यहाँ तक की कैलकुलेशन? बोलो कुछ मुश्किल काम नहीं है, ये तो गिवन कंडीशन थी, 2 प्रूव करना है कि 2 एप्सिडल डिस्टेंसेस होंगी। अब देखो जब एप्सिडल डिस्टेंस निकालने जाओगे तो आप एफसे पे काम करोगे ना, भी एफसे कितने होंगे? एफसे के ऊपर रेडियस वेक्टर क्या होता था, या तो मिनिमम या मैक्सिमम। तो आर की जब वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम होगी तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0। आर की बजाय आप क्या लेके चल रहे हो यहाँ? यू, तो यू डी यू बाई डी थीटा क्या बनेगा? 0। तो एफसे के ऊपर क्या कंडीशन यूज कर दी? डी यू बाई डी थीटा को 0 ले लिया है, और डी यू बाई डी थीटा को 0 लिया तो ये 0 बन जाएगा। क्लियर है? ये डी यू बाई डी थीटा जब आप इसमें 0 पुट कर दोगे, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, लिख देता हूं मैं, एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 और यू की पावर माइनस एन प्लस 1 प्लस C1, ये आ जाएगा। कुछ नहीं है तो वही लिखा दोबारा मैंने। अब एक काम और कर रहा है, वो u की जगह r में बदल दिया, आप कर लेना। क्या करोगे? u की जगह 1 बाई आर लिख दे। देखो आप एफसे की कंडीशन यूज कर चुके हो, एफसे के ऊपर रेडियस वेक्टर मिनिमम या मैक्सिमम होता है। अगर इक्वेशन r और थीटा में तो डी आर बाई डी थीटा को 0 ले लेना, और u और थीटा में तो डी यू बाई डी थीटा को 0 ले लेना। वो 0 पुट कर दिया, ये आ गया। अब इसमें u की जगह 1 बाई आर रख देते हैं, और 1 बाई आर रख के ये देखते हैं r की कितनी चॉइस हो सकती है। बस जितने r मिलेंगे उतनी एफ से पॉइंट मिल जाएंगे, उतनी एप्सिडल डिस्टेंस होगी ना, क्योंकि r की तो वैल्यू निकालनी है एप्सिडल डिस्टेंस के लिए, और एफसे की कंडीशन आप यूज कर ही चुके हो, डी यू बाई डी थीटा 0। तो उसको r में बदलने के बाद इक्वेशन बनेगी, वो लिख देता हूं मैं, r की पावर n प्लस 3 माइनस C1 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 म्यू इंटू आर स्क्वेयर प्लस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 म्यू एच स्क्वेयर। कर लेना, कैलकुलेशन ही करिए, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो इस इक्वेशन में म्यू कांस्टेंट क्या है, C1 की वैल्यू क्या चल रही है, वो सब हम नहीं जानते, लेकिन जो मर्जी वैल्यू, जो एक डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन पढ़ा आपने। डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन क्या होता था? जैसे कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है, ये है मान लो 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसमें जितने वेरिएशन ऑफ साइन है ना, उनसे ज़्यादा पॉजिटिव रूट नहीं होंगे। वेरिएशन का मतलब चेंज ऑफ साइन, जैसे 1 आ गया, 2 आए, 2 वेरिएशन ऑफ साइन है, तो दिस इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स, एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स। 2 होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन एट मोस्ट कितने हो सकते? 2। समझ आया? डिस्कार्ड रूल क्या था? क्या था बताओ? कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है, उसमें जितने वेरिएशन ऑफ साइन होंगे ना, उनसे ज़्यादा पॉजिटिव रूट नहीं होते। वेरिएशन का मतलब चेंजेज ऑफ साइन, जैसे एक ये आया और एक ये आया, तो 2 चेंजेज ऑफ साइन है, तो दिस इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स, इसके 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। तो इसमें कितने वेरिएशन ऑफ साइन है? अभी C1 में कुछ भी हो, मान लो ये नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, फिर तो कोई वेरिएशन ऑफ साइन आया ही नहीं। लेकिन अगर ये नेगेटिव भी रहता है तो भी कितने वेरिएशन ऑफ साइन है? 2। तो दिस इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन।
इस इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चेंजेस ऑफ साइन हो सकते हैं या 2 वेरिएशन ऑफ साइन हो सकते हैं। ठीक है, वाट एवर बी द वैल्यूज ऑफ C1 एंड म्यू, C1 म्यू जो मर्जी लेके चलो, 2 से ज़्यादा इसमें वेरिएशन ऑफ साइन नहीं होंगे। तो दिस इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स, 2 पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 वैल्यूज ऑफ R, 2 वैल्यूज ऑफ R, एटमोस्ट वर्ड जरूर लगाते रहो हर बात में, एटमोस्ट 2 वैल्यूज ऑफ R, फॉर विच dr/d क्या बनेगा 0, ये 0 का मतलब एफ से, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले मैक्सिमम 2 R हो सकते हैं, इसका मतलब देर आर एटमोस्ट 2 एब्सिडल डिस्टेंसेज। फिर ये लाइन लिख देना कि देर आर एटमोस्ट 2 एब्सिडल डिस्टेंसेज। समझ आ गई बात। R की मैक्सिमम कितनी वैल्यूज होंगी वो देख लेने, तो R के मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, 2, और वो R किसको यूज करते हुए, इस कंडीशन को यूज करते हुए लिखा गया है, और ये किसकी कंडीशन है, एफ से की। ठीक है, तो एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, तो एटमोस्ट 2 एब्सिडल डिस्टेंसेज पॉसिबल है। कर लोगे ना ये मतलब एनालिटिकल मैथमेटिकल सा प्रूफ दे दिया, नीचे डिस्कार्ड्स रूल बता रखा है, और आगे अब इस एफ से के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।